हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं सितांशु शेखर। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। वो कौन कौन से फैक्टर हैं रेजिस्टेंस पे जो कंडक्टर पे डिपेंड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये टॉपिक क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के नजरिया से देखें तो या इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो आप इस टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में न्यूमेरिकल भी आते हैं। इस टॉपिक के जो थ्योरी है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए क्या टॉपिक है। टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। तो इस पे सिंपल 3 पॉइंट होते हैं। आप नोट डाल के इसको अच्छे से लिख सकते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। किस चीज की बात कर रहे हैं? रेजिस्टेंस का। इसीलिए मैंने इस पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस मार्क करके लिख दिया है। तो आप इस चीज को ऐसे समझिए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो इसको हम मैथमेटिकली इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे, जो रेजिस्टेंस है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, जो आर है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? लेंथ के है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आइए इस पे समझते हैं। ये पॉइंट क्या बोला? ये पॉइंट बोल रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब ये होता है कि हम किसी कंडक्टर में, किसी मेटालिक वायर में जो रेजिस्टेंस जितना रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का होगा। इसका मतलब ये है कि उस कंडक्टर में अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो हमारा लेंथ भी बढ़ेगा, हम लेंथ बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो आप इस चीज को ऐसे लिख लीजिए कि अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करें, ये जो साइन अपवर्ड का है एरो, इसको हम इंक्रीज बोलते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो हमारा लेंथ भी इंक्रीज करेगा, और अगर हमारा रेजिस्टेंस घटा तो हमारा लेंथ भी घटेगा। ये हमारा पहला पॉइंट था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। इट मींस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये हुआ इक्वेशन 1। और यहां पे मैंने आपको समझाया कि R अगर बढ़ेगा तो L बढ़ेगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी, रेजिस्टेंस घटेगी तो लेंथ घटेगी। आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट कहता है, ये सारे जो पॉइंट है ये तीनों रेजिस्टेंस के बारे में बता रहा है। तो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब हम इक्वेशन में इसको ऐसे लिखेंगे मैथमेटिकली, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया का। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसको ऐसे समझिए, यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पे जो रेजिस्टेंस था वो लेंथ के प्रोपोर्शनल था, यहां पे रेजिस्टेंस जो है एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमारा एरिया जो होगा वो घटेगा। ये घटने का साइन है, ये बढ़ने का साइन है, मतलब आर इंक्रीज एरिया डिक्रीज। और अगर हम एरिया को बढ़ाएं तो हमारा रेजिस्टेंस घटेगा, क्योंकि ये दूसरा जो इक्वेशन है ये हमारा इनवर्सली है। अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो एरिया घटेगा, एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। और पहले पॉइंट में क्या था कि रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो लेंथ भी बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये 2 पॉइंट शायद आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और लास्ट पॉइंट इस पर जो है इंपॉर्टेंट, तीसरा पॉइंट है, ये बोल रहा है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल बोलने का मतलब क्या है? जो हमारा कंडक्टर है, जो हमारा मेटालिक वायर है, वो किस मटेरियल से बना है, किस मटेरियल से? मटेरियल का मतलब होता है कि मतलब उसके अंदर जो क्वांटिटी है, उसके अंदर जो क्वांटिटी है वो किस चीज से बना है। वो कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, या इंसुलेटर है, या सुपर कंडक्टर है। तो इसको बताता है कि जैसा हमारा मटेरियल का नेचर रहेगा उसी के हिसाब से रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। एक चीज आप यहां पे नोट डाल के लिख लीजिए, कंडक्टर जो होता है जनरली हम 3 टाइप में इसको डिवाइड करते हैं। कंडक्टर एक तो गुड होता है, जो
जिसको बहुत अच्छा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है। दूसरा मॉडरेट होता है, मतलब ना ज्यादा ना कम। और तीसरा जो होता है बैड, वो बिल्कुल नहीं करता है। तो दो एग्जाम्पल बेस्ट है यहाँ पे, सिल्वर और आयरन। जो सिल्वर होता है ये गुड कंडक्टर में आता है, गुड कंडक्टर में सिल्वर जो है गुड कंडक्टर में आता है। लेकिन आयरन की बात करूंगा तो ये मॉडरेट में आता है, मॉडरेट में। समझे? तो आपने क्या समझा नेचर ऑफ मटेरियल में कि वो कौन सा मटेरियल जो है किस चीज से बना है, उसमें रेजिस्टेंस का फैक्टर क्या होगा। जैसे वो गुड कंडक्टर का है कि मॉडरेट का है या बैड है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो सिल्वर है ये गुड कंडक्टर है, आयरन है मॉडरेट है। तो एक बात बताइए, जब सिल्वर गुड कंडक्टर है इसका मतलब आपको इससे सीधा सीधा पता चल गया होगा कि जो अच्छा कंडक्टर होगा उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। तो आप यहां पे सिल्वर के बगल में एरो मार के लिख लीजिए कि यहां पे रेजिस्टेंस कम होता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो एक गुड कंडक्टर है। जब रेजिस्टेंस कम होगा तो इसका इलेक्ट्रिसिटी जो फॉलो होगा वो ज्यादा होगा, इसीलिए हम इसको गुड कंडक्टर बोलेंगे। आयरन की बात आई तो आयरन का रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होगा, किसके अकॉर्डिंग? सिल्वर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सिल्वर के अकॉर्डिंग। तो आप समझ गए होंगे। तीसरा पॉइंट जो था नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल में मैंने बताया कि अगर सिल्वर है इसमें रेजिस्टेंस कम है तो इसमें करंट जो होगा ज्यादा होगा। सी मतलब करंट। किसी भी मटेरियल में अगर रेजिस्टेंस कम है तो उसमें करंट ज्यादा होगा। किसी भी मटेरियल में रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब करंट कम होगा। कम मतलब उसमें कम फ्लो होगा। तो सिल्वर और आयरन का कंपेयर करेंगे तो सिल्वर में रेजिस्टेंस कम होता है, करंट ज्यादा फ्लो होगा। आयरन में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम फ्लो होगा। हम सिल्वर को यहां पे कैटेगराइज कर दिए गुड कंडक्टर में, आयरन को कर दिए मॉडरेट में। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं। कंडक्टर का यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल दिया। कंडक्टर मतलब आप समझते ही होंगे जिसपे इजिली से इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है और उसमें करंट फ्लो होता है, उसे कंडक्टर कहते हैं। जैसे आप देखिए एग्जांपल ऑफ कंडक्टर, पहला कपर, दूसरा अल्युमिनियम, तीसरा गोल्ड, चौथा सिल्वर। वैसे ही इंसुलेटर, इंसुलेटर नाम से ही पता है इसमें कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, कोई भी करंट इसमें, कोई भी विद्युत इसमें नहीं बहेगा। जैसे ग्लास, एयर, प्लास्टिक, रबड़ एंड वुड। वुड मतलब लकड़ी। तो ये हो गए हमारे इंसुलेटर के कैटेगरी, ये हो गए हमारे कंडक्टर की कैटेगरी। कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, इंसुलेटर में करंट कोई फ्लो नहीं होता है। आप शायद यहां तक अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको यहां पे पहले पॉइंट से मैंने आपको एक इक्वेशन निकाल के दे दिया कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का है। इक्वेशन 1 मैंने लिख दिया। दूसरा मैंने पॉइंट से एक इक्वेशन बना के लिख दिया, रेजिस्टेंस जो है वो एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पे आप डायग्राम देखिए, ये हमारे पास एक कंडक्टर है या इसको मेटालिक वायर मान लीजिए। एक कंडक्टर है या मेटालिक वायर, इसका टोटल लेंथ कितना है? L है। और जो ये एरिया होती है इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। यहां पे देखिए मैंने इस एरिया को A से डिनोट किया है और इसको मैंने बताया कि A जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है, टोटल लेंथ L है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने पहले पॉइंट से आपको पहला इक्वेशन बनाया कि जो रेजिस्टेंस है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे पॉइंट से मैंने आपको बताया कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो जब आप इस दोनों को कंबाइन कीजिएगा, इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम इसको वी गेट, मतलब हम इसको पाएंगे, क्या पाएंगे? जो रेजिस्टेंस है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L अपन A के। L अपन A, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम क्या देखेंगे इसमें? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपन A। A जो है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसको बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जब हम इसको रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो हमारा इक्वेशन ऐसे आएगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L अपन A। और ये जो चीज रो होती है इसको हम लिखते हैं RHO और इसका टेक्निकल नाम होता है रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे पास इक्वेशन 1 था R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दोनों को कंबाइन किए
तो हमारा बनता है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपन A। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम हटाएंगे तो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा R इक्वल टू रो L अपन A, इसको हम रो लिखते हैं RHO रो, और जब इसको हम टेक्निकली नाम देते हैं तो इसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन आ गया R इजकल टू रो L अपन A, ये हमारा रिलेशन होता है इक्वेशन नंबर 1 और 2 का। रेजिस्टेंस इजकल टू रो L अपन A, रो जो है रेजिस्टिविटी है, L है जो लेंथ ऑफ कंडक्टर है, A है क्रॉस सेक्शन एरिया है, और R हमारा रेजिस्टेंस है। यही हमारा मेन रिलेशन है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो रो होता है रेजिस्टिविटी होता है। तो आप एक बार रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन यहां पे समझ लीजिए। रेजिस्टिविटी को हम किसी से डिनोट करते हैं? रो से। और लिखते कैसे इसको? RHO रो, इसको रो लिखते हैं। तो रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन जो होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है दैट रेजिस्ट या अपोज, मतलब वो विरोध करता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब हमारा किसी कंडक्टर में, जब हमारा किसी मेटालिक वायर में करंट फ्लो होता है, उस चीज को अपोज करता है, उससे हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टिविटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, RHO रो लिखते हैं। तो इसका हम फॉर्मूला निकाले क्या? रेजिस्टिविटी, यहां से हम इसका फॉर्मूला निकाल लेंगे। जो हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, जैसे यहां पे हमारे पास रिलेशन है R इजकल टू रो L अपन A, जब हम रो इधर रखेंगे, A इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो हमारा रिलेशन आ जाएगा रो इजकल टू RA अपन L। क्योंकि मैंने इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, R इधर ही रहने दिया, A को इधर मल्टीप्लाई में ला दिया, रो इधर रहने दिया, और L को मैंने यहां डिवाइड में ला दिया। RA इक्वल टू L, और इधर आ गया अपना, इधर आ गया L, और इधर मेरा रह गया रो। तो रो इजकल टू RA अपन L, रो इजकल टू RA अपन L। तो जब इसका हम यूनिट लिखेंगे तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। मैं आपको बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का होता है यूनिट मीटर। एक मीटर से दूसरा मीटर एक कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा? ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। रेजिस्टिविटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रो से। लिखते कैसे हैं? RHO से। जो रिलेशन 1 और 2 इक्वेशन से बन के आया वो होता है रेजिस्टेंस इजकल टू रो L अपन A। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को, आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को प्ले करके देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छा से मैंने पूरा समझाया है इसको, और आप एक बार नहीं 2 बार वीडियो प्ले करके इसको देखिए, समझिए। और आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।